आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। तो आप लोगों ने जितना रेस्पॉन्स विज्ञान के प्रश्न पत्र के लिए किया था उससे कहीं ज़्यादा आपके अनुरोध संस्कृत के लिए मिल रहे थे। अब चूँकि एक तो मैं रिश्तेदारी में शादी में गया हुआ था और कल लौट के आया, फिर संस्कृत में हाथ तंग है आपकी तरह मेरा भी। तो आज के प्रश्न पत्र में मेरे सहयोग के लिए मेरे समीप आप देख रहे होंगे संजू कुमार, ये मेरे पड़ोसी भी हैं, शिष्य भी हैं और इस समय एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रहे हैं। तो ये मेरी सहायता करेंगे आज के प्रश्न पत्र में और आपकी तरफ से मैं इनसे प्रश्न पूछूंगा जो आपके मन में उठ रहे होंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न में। जैसे आप जानते हैं पहले प्रश्न में 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं जो 15 अंक के होते हैं, अर्थात 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 देखिए, गुणा निर्गुणा प्राप्य के भवन्ति। अब आपको पहले ही चैप्टर का श्लोक और पहला ही श्लोक है, ये आपको याद होगा कि इसमें गुण के मतलब विशेषता बताई गई है। जैसे पानी की विशेषता क्या होती है कि वो स्वाद में मीठा होता है। नदी का पानी तब तक ही मीठा है जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाती। समुद्र में भी पानी है लेकिन दोष उसमें क्या है, खारेपन का। तो नदी का पानी भी वहां जाके खारा हो जाता है। उसी तरह किसी गुणी व्यक्ति में गुण तब तक ही शोभा पाते हैं या गुण रहते हैं जब तक कि वो अवगुण में ना मिल जाते। अगर अर्थात अवगुणी व्यक्ति में जाकर जैसे ही गुण मिलेंगे वो दोष में परिवर्तित हो जाएंगे। शायद यही अर्थ है इसका। तो पहला चलो मैं बता देता हूं, इसमें सी नहीं सॉरी दोषा होगा। तो पहले में ऑप्शन बी सही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, श्रृंगालस से नाम है किम आसीत। ये दूसरी या तीसरी कहानी है आपकी। तो उसमें जो श्यार था उसका क्या नाम था? नखमुख, दधिमुख, दधिपुच्छ और चित्रक। तो संजू इसमें कौन सा है, दधिमुख या दधिपुच्छ? दधिपुच्छ। दधिपुच्छ। तो देखिए नाम बहुत अजीब से हैं। इसमें एक सिंह भी है और सिंह का क्या नाम है उस कहानी में? उसमें सिंह का वैसे नाम नहीं दे रखा, सिंगी है, लेकिन वो दधिपुच्छ है, उस श्रृंगाल का नाम दे रखा है। और वो व्याध है, वो दूसरी कहानी है, उसमें उसका नाम है चंचल। चंचल। अच्छा, शिकारी का दे रखा है वो। नहीं उसमें खरन खर क्या किसका नाम है? अच्छा, वो श्रृंगाल वाली कहानी में खर नखर नाम है। हाँ, सिंह का नाम क्या है? खरन खर। हाँ, मैं देखिए ऐसे लिखने का प्रयास करता हूँ, हो सकता। हाँ, खरना खर, ये सिंह का नाम है। ठीक है। अब देखिए करगद उद्योग अर्थात कागज का उद्योग, करगद धन उद्योग केसाम उपभोग भवति। आप जानते हैं कागज बनाने के लिए पेड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए तो कहते हैं कि डिजिटल मेड पे जाओ, क्योंकि पेड़ों की कमी से विश्व का तापक्रम बढ़ रहा है, बरसात की समस्या हो रही है। तो सबसे ज्यादा हमें आज पेड़ों की जरूरत है। तो करगद उद्योग केसाम उपभोग भवति अर्थात कागज के उद्योग में किसका उपयोग होता है? इसमें शायद वृक्षाणाम। डी ऑप्शन आपका सही होगा। आप देखिए फलानाम, वस्त्राणाम, धातुनाम, ये तो प्रयोग हो ही नहीं सकते वृक्षों, है ना। तो वृक्षों का उपयोग होता है। स्वकीयम बलम किम भवति, इसका अर्थ क्या है भाई संजू? वैसे स्वयं के बल से, स्वयं का बल क्या होता है? स्वयं का बल क्या होता है? तो अब इसमें देखिए साधनम, अमृतम, शस्त्रम, उपायम। तो क्या होता है? साधन होता है। साधन होता है। हाँ, तो इसकी अगर व्याख्या करना चाहें तो जैसे एक चोटी पे चढ़ने के लिए कोई भी चीज काम नहीं आती, अपना ही बल स्वयं का क्या आता है, काम आता है, इसलिए साधन के रूप में होता है स्वयं का बल। तो सीधी सी बात है, जब तक स्वयं में बल नहीं है आप कितने भी उपाय करें कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अर्थात स्वयं का बल एक साधन है। अब देखिए दौर्भाग्यात जाले के वह आसीत अर्थात दुर्भाग्य से, हाँ के बद्ध है। इसमें कौन बंध गया था? दुर्भाग्य से जाल के अंदर कौन बंध गया था? हाँ, तो ये कहानी है और इसमें आपने पता होगा व्याघ्र उसमें बंध गया था। जो किसकी चालाकी से बंधा था भाई? वो चालाकी जो इस कहानी है इसमें एक तो व्याध होता है शिकारी, उसने जाल फैला रखा था, वो वहां पर घूम रहा था तो वो जाल में फंस जाता है। उसके बाद जाल में फंस जाता है तो वो उसको प्रार्थना करता है शिकारी से, तो शिकारी उसको निकाल देता है। तब उसको खाने का प्रयास करता है। तो वो बोलता है कि स्वार्थ के लिए भूखा आदमी होता है वो कुछ भी कर सकता है।
तो काफी जगह जाता है पूछने के लिए जो शिकारी है बचने के लिए, तो लास्ट में एक मौसी नाम की एक लोमड़ी मिलती है, तो उसका वो सॉल्यूशन करती है, यानी कि इसका जो शीर्षक है, यानी कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है, उस शेर को दोबारा से वो लोमड़ी फंसा देती है। ठीक है, तो जैसा आपने समझ लिया होगा कि एक बार व्याघ्र अर्थात शेर किसी जाल में फंस गया, वहां जाते हुए किसी शिकारी ने उसको छुड़ा दिया। वो समझ रहा था कि ये उपकार मानेगा, लेकिन शेर तो भूखा था। उसने कहा कि भाई भूखे में सारे जो भी है गुण अवगुण नहीं देखे जाते। सबसे पहले हमारा मुख्य काम होता है कि अपनी भूख को मिटाएं। इसमें स्वार्थ और निस्वार्थ की बात नहीं होती। चाहे भले आप पूछ के देख लो, तो वो व्याघ्र पहले जल से, नदी से पूछता है कि क्या वास्तव में सभी मतलब स्वार्थी या लोभी हो गए। तो वो नदी भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, सभी जो मनुष्य हैं वो लोभी हो गए, आते हैं यहाँ मेरे जल का पान करते हैं और यहीं मलमूत्र या जो भी कचरा है उसको छोड़कर चले जाते हैं। फिर पेड़ से पूछा जाता है, पेड़ भी ऐसा ही उत्तर, पेड़ क्या उत्तर देता है? बोलता है कि मेरे लिए नीचे बैठ के छाया लेते हैं, उसको काट देते हैं, फल फ्रूटों को खा के यहीं पर कचरा पात्र करके ऐसे चले जाते हैं। उसी समय एक लोमड़ी उस बातों को सुन रही थी, और लोमड़ी अपनी बुद्धि और चालाकी से, आपको पता है फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल, तो वो अपनी चालाकी से वापस उस शेर को और जाल में फंसवा देती है। ठीक है, तो ये कहानी है। अब देखिए छठा प्रश्न देखते हैं। पितुर 10 गुणा का मतलब पिता से भी 10 गुना, पितु 10 गुना, ठीक है, विसर्ग आधे राह में बदल जाएगा। ठीक है भाई, तो पिता से भी 10 गुना ज्यादा किसका महत्व है? आप जानते हैं कि भाई गौरव, हाँ गुण ये की बात है, तो वो माता का होता है भाई। माता के ऋणों से आप कभी और ऋण नहीं हो सकते। जिसने हमें जन्म दिया है तो उसके ऋणों से और ऋण होना तो असंभव है। अब देखिए, भारत जनता कुसुमादपि कीदृशी वर्तते, अर्थात भारत की जनता कुसुम से भी ज्यादा, कुसुमादपि, हाँ कुसुमादपि, हाँ कुसुम से भी कैसी दिखाई देती है, यानी कि एक तरीके से कुसुम एक फूल के लिए पर्यायवाची है, कुसुम से भी सुंदर। तो जनता कैसी दिखाई देती है? सुकुमारा, यानी कि अच्छे राजकुमार की तरह। अच्छे राजकुमार, अर्थात भारतीय जनता को एक किसके राजा के रूप में, क्योंकि हम भाई अपने वोटों से प्रतिनिधि चुनते हैं और वो जाकर सरकार चलाते हैं, तो वास्तव में हमारी सरकार है, जनता की सरकार है, अर्थात जनता ही राजा है। सु माने अच्छा, कुमार माने राजकुमार से उसकी तुलना की गई है, तो यहाँ सुकुमारा शब्द आ जाएगा भाई। अभिवादनशील से कति वर्धन्ते, इसका क्या अर्थ हुआ भाई? अभिवादनशील व्यक्तियों के कितने गुण बढ़ते हैं? तो उसमें शायद 4 गुण बताए गए। तो 4 गुण कौन कौन से हैं? अभिवादन, आयु और विद्या यशो बलम, यानी आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है भाई, तो व्यक्ति के आयु, हाँ, और विद्या, यश और बल, ये 4 बढ़ते हैं। देखिए नामा प्रश्न देखिए, ज्योतिबा फुले महोदय कस्य प्रबल समर्थक आसीद, ये किसकी प्रबल समर्थक थी? स्त्री शिक्षा है। तो देखिए यहाँ अब आप सोच रहे होंगे ज्योतिबा फुले तो स्त्रीलिंग है और यहाँ महोदया शब्द क्यों नहीं लिखा, तो बताएं इसमें। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड थे, यानी कि उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया ज्योतिबा फुले ने, और उन्होंने भी स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया था, यानी सावित्रीबाई। तो भाई आप कंफ्यूज ना हो, ज्योतिबा फुले पुरलिंग है भाई, ठीक है, और सावित्रीबाई फुले स्त्रीलिंग। और हाँ ध्यान रखना, इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए इतना काम किया था कि पहला महिला कॉलेज इन्होंने पुणे में चलाया था, दोनों पति पत्नी ने। और ये प्रथम शिक्षक क्या थी? महाराष्ट्र की, ध्यान रखना, सावित्री फुले, ठीक है, सावित्रीबाई फुले। तो इनका एक अलग चैप्टर भी है भाई, सैरवम कर्तवम आरब्ध इत्यर्थ सर्वनाम पद। अब जानते हैं सर्वनाम क्या है? संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो इसमें अब देखिए से ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है, से माने वह, ठीक है, और से देखिए वैसे सर्वनाम की ज्यादातर स्त्रीलिंग, पुरलिंग या नपुंसकलिंग नहीं होता, लेकिन से शब्द के होते हैं। कौन कौन से हैं संजू भाई? तत् के रूप है, सर्वनाम शब्द है उसके क्या है? रूप है। तो पुरलिंग में चलाएंगे तो से तौ ते, और स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो सा ते ता, और नपुंसक में चलाएंगे तत् ते तान। से तौ ते ता ते तान, और नपुंसक में तत्ते तान, हाँ तत्ते तान, ठीक है भाई। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, विद्यालयम, हाँ इसमें ऑप्शन डी, ठीक है भाई। अब देखिए विद्यालयम परतः वृक्षा संति इत्यत अव्यय शब्दम किम। तो देखिए इसमें अव्यय पद कौन सा है? अव्यय पद देखिए, अव्यय का मतलब जिस पर
किसी संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, काल का, वचन का कोई प्रभाव ना पड़े, अव्यय कहलाता है। अब इसमें ऑटोमेटिक शब्द दिख रहा होगा आपको, परतय। परतय मतलब चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो परतय है, इसमें अव्यय है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए, कर्तुम, नत्वा, उपगम्य, चय शब्देषु क्रमशः केसाम प्रत्यय आसीत, ये तीनों जो शब्द हैं उनमें कौन कौन से शब्द हैं और कौन कौन से प्रत्यय हैं भाई, मूल शब्द और प्रत्यय। इसमें अब संजू इसमें डिटेल से बताएगा। जैसे कर्तुम है तो इसमें मूल शब्द क्या है और कौन सा प्रत्यय है भाई? जैसे कर्तुम शब्द है, इसमें क्रीतो धातु है और तुमन प्रत्यय, तुमन प्रत्यय का तुम शेष बसता है। किसी शब्द के पीछे, किसी धातु के पीछे या धातुओं के पीछे लगते हैं कृत प्रत्यय होते हैं और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो ये हमारे कृत प्रत्यय हैं तीन, एक तो है कत्वा, एक है ल्यप और एक है तुमन। तुमन का तुम शेष बसता है। क्री के बाद में जब तुमन प्रत्यय करते हैं तो कर्तुम बनता है, और नम धातु के बाद में कत्वा लगाते हैं तो माँ की संज्ञा होने के बाद नत्वा बनता है। और उपगम्य में जो ल्यप प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय में हमेशा उपसर्ग से स्टार्ट होता है, उपसर्ग के बाद में धातु आएगी और उसके बाद में उसका यह शेष बसता है, ल्यप का यह शेष बसता है। तो उपगम यानी गम धातु है, उपसर्ग है और यह ल्यप से बना है, और कत्वा के स्थान पर ल्यप बन जाता है। और जो तीनों ये प्रत्यय इनसे बने जो रूप हैं वे हमेशा अव्यय होते हैं। ठीक है भाई, तो आपके समझ में आया? फिर मैं रिपीट करवा देता हूं। जैसे कर्तुम शब्द है, कर्तुम में मूल शब्द क्या है? धातु है, तुमन प्रत्यय, तुमन प्रत्यय। इसी तरह नत्वा में कत्वा है और उपगम में ल्यप है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 12वां प्रश्न देखिए, सृजंती इति पदे कै लकार, अर्थात सृजंती तीते अंति आप जानते हैं किस लकार में आते हैं भाई? ये लट लकार के रूप वर्तमान काल में, वर्तमान काल या लट लकार के हैं, तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखें, हमेशा लकार कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के, लेकिन हम पढ़ते 5 है। अगर प्रकार आपसे पूछे जाए तो आपको 10 करके आने हैं। ठीक है, तो संजू ने बहुत बड़ी बात बताई कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि लकार कितने होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, तो 10, पर हम पढ़ते 5 हैं। कौन कौन से 5 पढ़ते हैं भाई? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, और एक और है आज्ञार्थक नहीं, विधिलिंग लकार, और वो लिट लकार यानी भविष्य काल, लिटकार। ठीक है, लिट लकार वाला। ठीक है भाई, तो लट, लोट, लंग और लिट और विधिलिंग। ठीक है भाई, तो सर्वनाम युक्त पदम चिनुत, अर्थात आपको सर्वनाम युक्त पद को चुनना है। इन तीनों चारों विकल्प में देखिए, सा, सहसा, चंचल। अब देखिए सा शब्द से आप पहचान गएंगे कि ये तो स्त्रीलिंग में है। ठीक है भाई, स्त्रीलिंग में है ना, वह और वो स्त्रीलिंग में। एम भी सर्वनाम शब्द है, तो सब पूरे वाक्य को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ देखो सह और सर्वा, ये 2 सर्वनाम है, तो तीनों वाक्यों में सर्वनाम युक्त भाई पद हैं, तो तीनों वाक्य तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त त्रियोपी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं, देखिए माता पितरौ शब्दों कै समासासी, माता पितरौ। अब देखिए माता और पिता, तो आप जानते हैं ये तो द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास के 1-2 और उदाहरण, जैसे माता पितरौ, जैसे पितरौ आ जाए तो उसमें भी द्विवचन है, जितने भी द्विवचन में होते हैं ना वो समाहार द्वंद्व होता है। जैसे पितरौ कहें तो उसके अंदर माता का अर्थ छुपा हुआ है, पितरौ का जो विग्रह होगा वो फिर बिल्कुल माता पितरौ की तरह होगा। माता च पिता च, माता पिता च, माता च पिता च, किसी भी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसी तरह अगर जैसे अव्ययी भाव, आप कहें सर अव्ययी भाव की पहचान कैसे करेंगे? अव्ययी भाव की कैसे पहचान करेंगे? हमेशा जो अपने जो शब्द है उससे पहले कोई उपसर्ग लगा होगा, यानी कि अव्यय पद कह सकते हैं हम उसको। जो उपसर्ग है हमारे, जो 22 उपसर्ग हैं प्रय आदि संस्कृत में, जो उपसर्ग उस किसी धातु या शब्द के सामने लग जाए वो हमेशा ही क्या बन जाता है, अव्यय। और कोई जो अव्यय है वो भी किस में आ जाएगा, अव्यय भाव। अब जैसे कुछ उदाहरण, जैसे अव्यय भाव प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या है, प्रति उपसर्ग है। और दिन बाद में दिनम दिनम प्रति। यथाशक्ति, यथा भी क्या है, एक अव्यय होता है, तो शक्ति अभिकर्मण्यते, यानी कि इसके विग्रह कुछ अलग होते हैं हिंदी से अलग। अब देखिए कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय में जानते हैं कि विशेषण विशेष, क्यों भाई सही है ना, जैसे उपमेय उपमा। हाँ, जैसे नील कमल है तो इसमें कर्मधारय होगा। घनश्याम, अब देखो घनश्याम में आप ये मत सोचना अगर साधारण अर्थ में लेंगे तो ये कर्मधारय है घनश्याम, और अगर तीसरा पद अगर इसका प्रधान मान लिया जाए घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण, तब ये बहुप्रिय समास हो जाएगा। ठीक है, पीताम्बरम, पीताम्बरम में करें, जैसे पीताम्बरम ये नपुंसक लिंग में होगा तो कर्मधारय होगा, और पीताम्बर है यानी कि विसर्ग लग जाए तो बहुव्रीहि में चला जाएगा। ठीक है भाई, विसर्ग देखो कितना बढ़िया बताया, ट्रिक है याद करने की, कि अगर विसर्ग लग जाता है तो वो
सामान्यतः बहुब्रीहि समास में चला जाता है। अब तत्पुरुष में आप जानते हैं द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है, जैसे रसोई घर, रसोई का घर, ठीक है। वो तो आप इसकी विभक्तियों से निकाल सकते हो। जो कारक पढ़ते हैं ना, जो उसमें एक कर्ता कारक नहीं होता, तत्पुरुष समास में कर्म से ले और सातवीं अधिकरण तक होते हैं, ठीक है भाई। द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक का क्या होता है, लोप होता है। तो आशा है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब देखिए, आप जानते हैं प्रश्न संख्या 2 में आपको रिक्त स्थान मतलब पूछेगा। अब रिक्त स्थान दो तरह के आ सकते हैं भाई। एक तो हो सकता है कि आपको 8 शब्द पहले कोष्ठक में दिए गए हों और फिर उनमें से चुनना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि प्रत्येक प्रश्न के आगे 2 या 3 ऑप्शन दिए गए हों, स्लैश लगाकर उनमें से आपको एक टिक करना होगा। तो ये वैसे आपको ध्यान रखना, रिक्त स्थान आएंगे संख्या में 8, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने के कारण 8 अंक आपको दिलाएंगे रिक्त स्थान। तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको इन्हें भरना है। तो चलती है, शुरुआत करते हैं भाई पहले प्रश्न की। तृणम ना खादान्नपि, खाली जगह, तद भागवदे परम पशु नाम। तो इसका मतलब क्या अर्थ है भाई? मतलब है तृणम ना खाद्यान्नपि, जीव मान, यानी जीव जगत की बात की गई, यानी कि पुरुषों के लिए, यानी पुरुषों का मतलब है यहाँ पर मनुष्यों के लिए। तो तृणम ना खाद्यान्नपि यानी कि मनुष्य क्या नहीं खाता, तिनका यानी कि घास को नहीं खाता। वो तो परम भाग्य किसका है, पशुओं का। अगर मनुष्य घास को खाने लग जाए तो पशु भी क्या हो जाएंगे, इसके लिए वो मतलब बढ़ जाएंगे, यानी उनके लिए खाने के लिए कुछ कितना कटाक्ष किया गया है मानव जाति पर, इतनी मतलब ईर्षा सहित या लोभी प्राणी हो गया है मानव। तो उनके लिए क्या कहा गया है कि पशु भी बेचारे भूखे मर जाते यदि मानव घास को खा जाता, घास को या तृण को खाने लग जाता है। मतलब ये घास को भी नहीं छोड़ते, मुफ्त की तो चाहे रेत मिल जाए उसको भी नहीं छोड़ते भाई। और रेत माफिया सक्रिय है भाई। तो इसमें जीव मान यहाँ आप भर देंगे भाई, ठीक है। आप चलें व्यसनिन, खाली जगह नश्यते। अब इसका क्या अर्थ है भाई? व्यसनिन खालिस्तान नश्यते, यानी जो व्यर्थ का समय व्यतीत करते हैं, जो आरकसी होते हैं, जो घरों में पड़े रहते हैं, उनका क्या नाश होता है, यानी उनका क्या हो जाता है, कुल का नाश, कुल का नाश। तो इसमें कुलम आ जाएगा भाई। खाली जगह बिना विद्या ना लभ्यते, इसका मतलब है कि मतलब किसके बिना विद्या से लाभ नहीं होता, यानी परिश्रम के बिना क्या नहीं होता, ठीक है। वैसे देखिए मित्र इसमें तुक्का लग ही नहीं रहा था, तो परिश्रमेण इसमें यहाँ आ जाएगा। अब देखिए सह पुत्र गतय, अब देखिए जनकीन आएगा या जनकम आएगा। अब यहाँ कंफ्यूजन मामला बढ़ जाता है, ठीक है। अब जनकीन आएगा या जनकम आएगा, तो इसकी पहचान कैसे करें भाई? इसमें देखो, जो हम कारक पढ़ते हैं तो द्वितीया में जो बताएंगे, जैसे दिक् का अर्थ है और बाकी जो उपतय पढ़ते जो भी आ जाएंगे तो उनके लिए द्वितीय विभक्ति आती है। और सह, सार्धम और सकमम जो ये शब्द होते हैं जिनके साथ जुड़ते हैं, यानी सहायक के अर्थ में, यानी सहायता के साधन के अर्थ में, तो उसमें तृतीय विभक्ति। ध्यान रखना भाई, अंग विकार और सह के योग में आपको तृतीय विभक्ति लानी, और तृतीय विभक्ति में ठीक है जनकीन ही आएगा। तो सह के योग में तृतीय विभक्ति याद रहेगी ना। जनकम में है यहाँ पर द्वितीय, तो इसलिए जनकीन वाला सही होगा। तो जनकीन इसमें आ जाएगा भाई। देश वक्ता है, नमे आएगा या नमाए, बताइए भाई? नम है, क्योंकि नमाए शुद्ध रूप नहीं होता, क्योंकि देश भक्त में ही क्या लगी है, चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो वो नमे के योग में ही लगी है, देश भक्ता है। ठीक है भाई। आप चलते हैं छठा प्रश्न। तथा तया सॉरी तया खाली जगह विद्यालय प्रारब्ध है, यानी कि इसमें क्या आएगा, अपरय आएगा या अपरा आएगा या अपरम आएगा। अब ये समस्या आपके लिए आती है, तो आपको पता है कि तया तो एक सर्वनाम रूप है, लेकिन जो अपरय, अपरा और अपरम ये किसके लिए आया है यहाँ पर, विद्यालय के लिए। तो विद्यालय का शब्द एक पुरलिंग, विसर्ग लगा हुआ है। अगर माँ लगा हुआ होता बाद में हलंत वाला तो नपुंसक वाला होता, और ये विद्यालय स्त्रीलिंग होता नहीं, यानी आकारांत, यानी बड़ा आ वाला और बड़ी ई वाला ये होते हैं स्त्रीलिंग में। जैसे देवता, जैसे बड़ा आ लगा हुआ है वो स्त्रीलिंग है, और ऐसे ही ईकारांत जैसे नदी ये स्त्रीलिंग है। लेकिन विद्यालय का है एक पुरलिंग, विद्यालय क्या है, पुरलिंग, तो उसके लिए क्या आएगा, अपर है। तो पुरलिंग वाला ही हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो इसमें अपर है शब्द आ जाएगा, विद्यालय के लिए आया तो अपर आएगा, विद्यालय के कारण। ठीक है भाई। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे, अब इसको तो याद है भाई आपको, तत्र देवता। ठीक है। अब राजस्य भाग्यसु गजधर शब्द प्रज्वलित, तो इसमें क्या है, ये किसके लिए आया है, ये राजस्थान के लिए आया, ये तो आपको अच्छी तरह से याद है। तो देखिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। आप जानते हैं आपको सत्य, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो आप जिस तरह से सही का निशान, सही मतलब सत्य वाक्य के लिए लगवाए और गलत के लिए क्रॉस लगवाए या सही गलत लिखवाए, जो भी जैसा हो आप इसको मैनेज कर रहे हैं ना। वैसे आपको बताता चलूं मैं, इसमें 7 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक अंक
एक अर्थात टोटल 7 नंबर के ये प्रश्न हो जाएंगे। तो देखिए, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, तो ये सत्य या असत्य, इसका हिंदी अर्थ भी बता दें आप। लोभी यानी लुब्धस्य माने लोभी का, नश्यति माने नाश होता है किसका, यश का। तो लोभी व्यक्ति के यश का नाश हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री यानी चुगलखोर या चुगली करने वाले होते हैं, उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। तो ये बात तो सत्य है भाई। तो इसमें तो ये सत्य पे मैं टिक लगा देता हूँ फिलहाल। भारत जनता विश्वस्मिन् जगति कर्म करोति, भारत की जनता विश्व जगत में कर्म करती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जो हमारी भारत है, जो हमारा भारत देश है, वो प्राचीन समय से अलग है, यानी कि संस्कृति और उससे अलग ही पहचान है, इसलिए वो कर्म पर आधारित है। जो गीता है, गीता भी हमारे लिए कर्म का उपदेश देती है। तो भारत है जो अपने लिए कर्म पर आधारित है। ठीक है भाई, पूरे विश्व में कर्म पर सबसे आगे भारत है। श्रृंगाल से नाम है दधि मुखम आसीत, श्रृंगाल का नाम दधि मुख था। तो ये तो आपको पता है, श्रृंगाल का नाम तो नहीं था, क्या था भाई, दधि पुच्छ। दधि पुच्छ, ध्यान रखना, दधि मुखम नहीं था, दधि पुच्छ। ठीक है, तो ये असत्य है भाई। ठीक है, मुखम नहीं पुच्छ, इस वजह से असत्य। ठीक है भाई। अब भगनी प्रदेशे वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य विद्यते, इसका अर्थ भाई, भागनी प्रदेश यानी जो 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर अपने भारत। आप देखिए 7 सिस्टर्स में रोक रहा हूं, 7 सिस्टर्स या 7 जो बहनें, वो हमारे उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य उनके लिए प्रयुक्त होता है। अब 7 राज्य कौन कौन से हैं भाई? 7 राज्यों की एक ट्रिक्स है, अगर आप करना चाहें ATMN। देखिए मैं लिख देता हूं, आप देखिए ATMN। आप देखिए ए से 2 राज्य कौन कौन से? असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ए से 2 राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश। टी से 1 है त्रिपुरा। और माँ से 3 है मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। ध्यान रखना, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। और एन से नागालैंड। ठीक भाई, 7 राज्य। तो ये 7 राज्यों को जो पूर्वी माना जाएगा, तो इनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। हाँ, तो यहाँ पर वंश वृक्षाणाम का मतलब है, यहाँ पर वंश का मतलब है बांस से, बांसों के वृक्षों के लिए यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है भाई, तो वैसे सत्य है, बिल्कुल सत्य है भाई। अब देखिए, नीति नवनीतम पाठ है, पंचतंत्रात ग्रंथान संकलित। नवनीत जो नीति नवनीतम जो पाठ है, क्या पंचतंत्र से लिया गया है? शायद गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये मनुस्मृति से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखना। हाँ, नीति नवनीतम पाठ किससे लिया गया है? मनुस्मृति से। तो ठीक है, इसके कारण ये असत्य हो जाएगा भाई। सावित्रीबाई फुले महोदय मातु नाम है कर्माबाई आसित, नहीं, गलत है भाई। सावित्रीबाई फुले के जो माता पिता थे, उनके नाम में संजू से पूछता हूँ, हाँ क्या नाम था पिता के? जो पिताजी हैं उनका नाम खंडोजी था और इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और इनकी जो माता है उनका नाम लक्ष्मीबाई। ठीक है भाई, लक्ष्मीबाई था, यहाँ कर्माबाई लिखने के कारण ये असत्य है भाई, तो असत्य। ठीक, अब नमे, स्वेदा, बसट और योग, इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल सही है भाई। नमे के योग में स्वदा के और बसट, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का, ठीक है, प्रयोग होता है। इसको रट लें, ढंग से याद कर लें, तो ये तो भाई सत्य है। अब आप जानते हैं चतुर्थ जो प्रश्न होता है उसमें मैच करना होता है, आपको मिलान करना होता है ग्रुप ए से ग्रुप बी का। अब देखिए, यहाँ विशेषण और विशेष का मिलान आपको करना है। 5 प्रश्न है, प्रत्येक 1 अंक का होने के कारण आपको 5 अंक मुफ्त के दिलाएगा। थोड़ा सा कंट्रोल रखें और विचलित ना हो। अगर ध्यान से सोचेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि कुछ शब्द तो निश्चित ऐसे होंगे जो प्रश्न पत्र में ही आपको मिल जाएंगे। तो पहले शब्द कोई पढ़िए, क्या कहीं अब तक देखा था आपने? हाँ देखा था, कहां? तो याद कीजिए, सुकुमारा। तो सुकुमारा से किसकी तुलना की गई थी? भारत की जनता से। ठीक है भाई, तो भारत जनता की मैचिंग हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर मैं इनको नाम ABCD और E दे दूं तो पहले का C से हो जाएगा भाई मैचिंग। ठीक, सहजा। अब सहज तो क्या हो सकती है इनमें? देखिए, जगत, संसार, भारत जनता, प्रकृति और जगती। तो सहज तो प्रकृति हो सकती है भाई, तो सीधी सी बात है, ये D से मैचिंग हो जाएगी दूसरे की। अब देखो, अब यहां गड़बड़ है, रह कौन कौन से गए? जगत, संसार और जगती। बहुत टिपिकल मामला है यार, ये एक जैसे लग रहे हैं मुझे। तो अब इसका समाधान तो संजू ही कर सकता है भाई। देखो, अब तीसरे नंबर का है विश्वस्मिन्, यानी कि इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो इसी के अनुसार हमको सप्तमी विभक्ति लगानी है। तो सप्तमी विभक्ति आपको दिखाई दे रही है, तो जगत में जगती, तो इससे विश्वस्मिन् से बनेगा जगती।
ठीक है भाई। संसार में, विस्मस्मिन संसार में, यानी जगती का मतलब है संसार में का अर्थ दे रहा है। ऐसे ही फिर इसका अगला देखेंगे समम, यानी समान जो संसार है, जो अपना समान क्या है, जगत, जगत के लिए आए समम जगत। और जैसे समस्त की बात करें तो समस्त के लिए आएगा संसार, क्योंकि शब्दों का अंतर होता है। समस्त, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा संसार। तो इस तरह से आपकी ये मैचिंग हो जाएगी, इसमें हो जाएगा ए और इसमें हो जाएगा बी। ठीक भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ढंग से इसको याद कर सकते हैं भाई। ठीक है, कोई आवश्यक नहीं है कि हमने ये जो लिए यही आए, पर आपको धैर्य रखना है, विचलित नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है और पहले उन पर टिक लगा लीजिए जिनको आप जानते हैं, उनकी मैचिंग कर दीजिए फिर। ठीक है, और शेष की। अब देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न, इनको आपको 10 से 15 शब्दों में या एक शब्द में आंसर देना होता है। प्रत्येक 1 अंक का है भाई। तो सौख्यम कस्य नश्यति, क्या अर्थ है और इसका क्या है भाई? सौख्यम कस्य नश्यति, यानी कि सुख का नाश कौन करता है, यानी कि सुख का नाश जो कृपण व्यक्ति होता है ना, वो अपने सुख का नाश कर लेता है। कृपण का मतलब यहाँ पर है कंजूस व्यक्ति से। ठीक है, तो इसका आंसर आप केवल कृपण लिखकर आ सकते हैं तो आपका सही माना जाएगा, पूरा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 से 9 अर्थात ये 5 प्रश्न आपको 1 वर्ड में सफिशियंट है। ठीक है, और अगर पूरा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सौख्यम कृपण नश्यति है। यहीं पर प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। देखो, सौख्यम कस्य नश्यति, कस्य आया है, जैसे कृपणस्य होता तो इसमें षष्ठी विभक्ति थी, कृपणस्य, तो स्य का मतलब होता है का, यानी षष्ठी विभक्ति का, की, के, रारी, रे। तो उसके बाद में कस्य, जैसे कृपणस्य, वही विभक्ति के वाले रूपों में चला देंगे, उसी के स्थान पर कस्य। तो अब मैं यहाँ कृपण लिखूं या कृपणस्य? कृपणस्य। हाँ, तो देखिए गलती बात यही तो, इसीलिए तो इनको बैठा रखा है। ठीक है, ये बात हमारे पकड़ में तो नहीं आती भाई। तो देखिए व्याघ्र से नाम है किम, व्याघ्र का नाम क्या था? व्याध है, धा, यानी कि व्याध का व्याघ्र। देखिए, हाँ देखो पढ़ने में गलती हो जाएगी, ये व्याध है, धा है भाई, ग्रह नहीं है। हाँ देखो व्याघ्र, ठीक है, और एक व्याध, ये व्याध तो शिकारी हुआ और ये शेर है भाई, और ये शिकारी, माइनर शेर और शिकारी। ठीक है भाई, तो जानबूझ के हम ऐसी गलती करेंगे भाई जिससे आपको समझ में आए और आप ऐसी गलती ना करें। तो व्याघ्र का नाम क्या था भाई, अर्थात शिकारी का नाम क्या था, ये है भाई। शेर का नाम नहीं पूछ रहा है इसमें, तो उसका नाम पता है आपको, चा से शुरू होता है शायद, चंचल। चंचल। ठीक है भाई, किसका नाम था? चंचलस्य, यानी चंचल का। चंचल। अब तो मैं चंचल से लिखूं या चंचल लिखूं? लिखो, चंचल से। ठीक है भाई, चंचल का नाम था, मतलब का अर्थ दे रहा है, तो चंचल का। हाँ भाई, अद्य अद्य सर्वाणी कार्याणि किन साधितानि भवन्ति, यानी कि अद्य माने आज, सर्वाणी माने सभी जगह, कार्याणि माने कार्यों में, केन माने किसका, यानी किसका, साधनानि यानी साधन के अर्थ में केन आएगा, यानी साधन के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। तो यानी किस साधन का उपयोग हम करते हैं, यानी आज के समय में, तो किसका करते हैं? कंप्यूटर, यानी कि संगणकम। आज के टाइम में किसका उपयोग करते हैं? संगणकम, यानी सभी कार्यों को हम आज के टाइम में कंप्यूटरीकृत कर रहे हैं। अब देखिए कंप्यूटर अंग्रेजी शब्द हो गया। ठीक है भाई, संगणक, या और कुछ लिखूं भाई? संगणकम द्वितीय विभक्ति। ठीक है, नपुंसकलिंग में होती हैं, वस्तुएं होती हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग में होने के कारण वस्तुएं दीजिए, द्वितीय विभक्ति आएगी भाई। निर्णाम समवे कौ क्लेशम सहेते। हाँ भाई, निर्णाम मतलब मनुष्यों का, संभवामी, आपने एक श्लोक सुना होगा, संभवामी युगे युगे, यानी कि युग युग में क्या होता है? संभवामी माने पैदा होते हैं, संभवामी का मतलब होता है पैदा, यानी कि निर्णाम माने मनुष्य, संभवी माने पैदा होते हैं। कौ माने किन दो, कौ का मतलब है जैसे रामे रामौ, यानी दो का अर्थ दे रहा है, दो ही वचन है, तो ऐसे ही कौ यानी कौन दो। क्लेशम माने क्लेश को, यानी क्लेश का मतलब है यहाँ पर कष्ट को, और सहते माने सहते हैं। कौन दो हैं वो जो मनुष्य को पैदा करने में क्लेश को यानी कष्ट को सहते हैं, तो वो है माता पितरौ। ठीक है, तो ये तो आप लिख देंगे भाई। अयम वसुंधराम किम मन्ये, आप पृथ्वी को, सॉरी एम दे रखा है, तो मैं पृथ्वी को क्या मानता हूँ। क्या मानते हैं आप लोग? तो पृथ्वी को मानते हैं आप एक परिवार, वसुंधरा को क्या मानते हैं? कुटुंबकम। कुटुंबकम, परिवार एक कुटुंब होता है, कुटुंबकम। ठीक है भाई, कुटुंबकम, कुटुंबकम। ठीक है भाई। अब देखिए 10वां प्रश्न आ जाइए, संस्कृत पदानी लिखित। अब हिंदी में कुछ शब्द दिए गए होंगे, उनको आपको जैसे उनका मीनिंग
सीधी सी बात है, संस्कृत में क्या होगा? कोए को संस्कृत में क्या कहते हैं, पुत्रियों को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो भाई अब आप ही बताइए देखो, इसमें। एक होता है सिंगल कोआ और ये है कोय, यानी कि यहाँ पर ये बहुवचन। एक तो होता है कोआ, एक वो तो होता है एक वचन में, और यहाँ पर है कोय, यानी बहुत सारे कोए की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बहुवचन में। तो कोय का अर्थ होता है बयस है, यानी कि ब या स है, यानी कि सा के आगे विसर्ग। अगर हम अकेले कोय की बात करते हैं तो बयस से आता है, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम अनेक कोओं की। तो जैसे राम है, एक है, रामऊ दो है, रामहा यानी कि विसर्ग लग के बहुवचन होगा। वैसे ही बयस है, बयसऊ, बयसहा, तो क्या बनेगा, बयसहा, बायसहा, बड़ा आएगा, विसर्ग लगेगा। ठीक है भाई। अब पुत्रियां, यहाँ पर एक पुत्री की बात नहीं की गई है, यानी दुहिता। दुहिता माने क्या होता है, पुत्री। यहाँ पर पुत्रियां यानी अनेकों पुत्रियों की क्या की गई है, बात की गई है। तो क्या बनेगा इसका, दुहिता, दुहिते, दुहिताहा, विसर्ग आएगा, ये इसका बहुवचन में। ठीक है भाई। अब 11वें प्रश्न में आपको संधि विच्छेद करना है भाई। करगद है ना, करगद धन उद्योगे, क्या होगा भाई इसका? बिल्कुल, करगद, करगद प्लस उद्योगे, यानी कि आ प्लस उ बराबर ओ होता है, यानी गुण संधि का क्या है उदाहरण, यानी करगद प्लस उद्योगे। दा में आ छुपा हुआ है इधर की साइड में और इधर की साइड में है उ, आ प्लस उ बराबर ओ। ठीक है भाई, इसमें आ प्लस उ और बराबर क्या हो जाएगा, इसका ओ, दोनों का क्या बन जाता है, ये ना ओ की मात्रा ये लगी हुई है, और हमेशा गुण की पहचान होती है। तो ये गुण संधि है भाई, बिल्कुल गुण संधि है। आपको दिखाई दे जैसे एक ही मात्रा, सिंगल एक ही मात्रा दिखाई दे, उसमें भी गुण हो जाती है, जैसे प्रत्येक, प्रतिधन एक। लेकिन ये यड़ संधि का उदाहरण है। आप ये मत समझ लेना कि एक ही मात्रा और ओ की मात्रा हर जगह आ जाएगी, लगभग बोल रहा हूं मैं, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया है प्रति प्लस एक, ये यड़ संधि का है, लेकिन लगभग सभी जो गुण संधि है उन्होंने क्या होंगे, ओ की और एक ही मात्रा आपको दिखाई देंगी। उपचारार्थम, तो इसमें उपचार धन अर्थम, क्यों भाई, बिल्कुल, उपचार धन अर्थम। तो इसमें कौन सी संधि है भाई? इसमें दीर्घ संधि है। रा में आ छुपा हुआ है और इधर की साइड में भी क्या है, आ, तो दोनों आ प्लस आ बराबर बड़ा, तो इसमें क्या है भाई, दीर्घ संधि, यानी कि समान वर्ण होने पर सवर्ण दीर्घ, यानी कि जो समान जो स्वर होते हैं उनके स्थान पर सवर्ण आदेश हो जाता है। ठीक भाई। अब देखिए 12वां प्रश्न देखिए, विभक्ति कारकम चय लिखता, आपको विभक्ति और कारक लिखना है। आप इसको डिटेल में भाई संजू समझाएंगे। राज है, ये बहुत ज्यादा पहले बता दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्नों में आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात कर लें, आप ये मत समझना कक्षा 8 की बात कर रहे हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत आता है। इन शब्दों से किसी भी क्लास की हो, किसी भी कंपटीशन की हो संस्कृत की, तो काफी है। जैसे राग, पहले तो इसमें समझे गे किस किस से बनता है, पीछे वाला। इसमें एक तो होता है जय, चय छह जय वाला, चय वर्ग में जो जय आता है, उसके बाद में एक लास्ट वाला नय आता है, चय वर्ग का ही, जो लास्ट में जो नय होता है, जय और नय से मिलकर बनता है क्या, एक गे। तो ये दो व्यंजनों से बनता है, संयुक्त व्यंजन है, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। ध्यान रखना भाई, जो ज्ञा होता है वो आप क्या समझते हैं, जी बाई ए, गलत भाई, गा और या नहीं है, जय प्लस ने से बनता है। ठीक है भाई, दो व्यंजन जे एन ए, सीधी सी बात है, जे एन, जी बाई ए से नहीं बनता है, क्या किससे बनता है? हाँ, तो और उसके बाद में फिर ये जो रूप चलते हैं, ये राजा के रूप नहीं चलते। आपको राज्य दिखाई दे रहा है, राजा का है, लेकिन इसमें जो मूल जो शब्द होता है ना, इसका वो होता है राजन, जो ना हलंत होता है, नकारांत पुरलिंग के रूप चलते हैं। तो इसकी जो विभक्ति की बात करें हम, तो पंचमी जो विभक्ति होगी वही षष्ठी होती है। किसी के भी रूप चलाएं, जो षष्ठी विभक्ति होगी वही पंचमी होगी, और पंचमी होगी वही षष्ठी होगी। और बात करें वचन की, वो होगा अपना एक वचन में। तो पहचान जैसे विसर्ग से कर लेते हैं, बिल्कुल विसर्ग होंगे, तो पंचमी षष्ठी विभक्ति में सेम होंगी ये दोनों एक वचन में। ठीक है भाई। उसके बाद एक और विभक्ति और आ जाती है, ये रूप ऐसे ही राजन के, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप भी राज्ञ बनता है। बताओ, एक राजन के रूप ऐसे हैं जो राज्ञ शब्द आपको 3 जगह दिखाई देगा। अब बताए कितनी कंफ्यूजन की बात तो है। इसमें ये बहुवचन में भी आ जाता है, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। अब यार कैसे याद रखे, पंचमी और षष्ठी के एक वचन होंगे, पंचमी और षष्ठी का क्या होगा, एक वचन, और बहुवचन में द्वितीय का क्या होगा, बहुवचन होगा, बहुवचन होगा। तो ये चीज आपको अब मैं यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, यहाँ पर द्वितीय, पंचमी और षष्ठी। ठीक है भाई, द्वितीय का तो बहुवचन, ठीक है, या क्या हो सकता है, पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी, इन दोनों का एक वचन है भाई। अब कारक की बात करें तो यहाँ पर द्वितीय वाला कारक कौन सा था, कर्म कारक भी आ जाता है, और
षष्ठी वाला भाई देखिए जो द्वितीया के विभक्ति लिए हुई क्या कर्म है, हाँ सीधी सी बात है। तीन अब पंचमी को क्या बोलते हैं? अपादान। अपादान, हाँ, और षष्ठी को बोलते हैं संबंध। तो जो अपादान भी हो सकता है और ये संबंध भी कारकों है। में वैसे संबंध आता नहीं है, संबंध एक विभक्ति होती है। ठीक है भाई, कारकों कितनी बड़ी में बात बताई कि ये वास्तव में कारकों में नहीं आता है संबंध, ध्यान ये रखना विभक्ति मत आपके है। कारक वो संस्कृत में 6 होते हैं, यानी एक संबंध को हटा दिया जाता है, बाकी 6 बचते हैं वो कारकों में आते हैं। संस्कृत में अगर कारकों के प्रकार पूछे तो 6 होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। अब बात करते हैं चलिए मात्रा की, और मैं इसको हटा देता हूं भाई। हाँ भाई, अब मात्रा की बात करें तो ये पहले मूल शब्द पे जाएंगे, रूप किसके चल रहे हैं, यानी कि मातृ। मातृ में री होता है, क्या होता है? री। ऐसे ही पितृ, पिता के रूप भी चलाएंगे तो पित्रा बनेगा, और माता के चलाएंगे तो मात्रा बनेगा। तो ये जो रूप है आपको दिखाई दे रहा है, तृतीया एक वचन का है। विभक्ति कौन सी करेंगे? तृतीया एक वचन, और पिता के चलाएंगे तो पित्रः एक वचन। ठीक है भाई, बिल्कुल। और कारक की बात करें तो करण। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 13 में आपको विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द लिखने हैं भाई। उसी देख ध्यान रखना, विलोम शब्द उसी रूप में लिखना है जिस रूप में आपको मूल शब्द दिया गया है। ठीक है, उसी विभक्ति उसी वचन में सब कुछ वही लिखना है। अब जैसे कटुकम है, कटुकम का होगा मधुरम, यानी कटु जो बाणी बाणी आप बोलते हैं वो कटु के लिए प्रयुक्त होती है, यानी कड़वी हाँ होती है। सीधी सी बात है, कटु का मतलब तीक्ष्ण, तीक्ष्ण। या जो हमें मन को अच्छा ना लगे। ठीक है, तो मधुरम, इसका हो जाएगा मधुरम। ठीक है भाई। और भगनी बहन, भगनी बहन के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका होगा भ्राता। ऐसे ही आपको पता है विलोम शब्दों में जैसे दीर्घ का क्या होगा, देखो दीर्घ, बड़ा और गुरु, तीनों चीजों का अर्थ एक ही होता है। दीर्घ, गुरु, गुरु और बड़ा। बड़ा के लिए तो होगा छोटा, गुरु के लिए होगा लघु, और दीर्घ के लिए होगा ह्रस्व। तीनों ठीक है भाई, अलग अलग। ध्यान रखना इसका। तो जैसा देगा वैसा ही। जैसे प्राचीन का, प्राचीन का इसमें होगा नूतन। नूतन, ध्यान रखना। और हिंदी में थोड़ा अलग चलता है, हिंदी के विलोम शब्दों से यहाँ की तुलना ना करें। ठीक है भाई। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 में आपको कुछ संख्यावाची शब्द दिए गए होंगे। जैसे इसमें 54 है, वो आपको जो हिंदी में जो अक्षर चलते हैं वो आपको पता है ना, 1 2 3, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 है। कंफ्यूज मत हो जाना है, ये क्या है? 7 है ये। ठीक है, 8 इस तरह से होता है, 9 और ये 10। ठीक है, तो ये आप देखिए 54 है, ये 54 जानबूझ के दोनों उसमें लिख दिया है। वैसे 54 ये भी कोष्टक में लिखा हुआ है भाई, ये 5 का और ये 4 का, ये 54 हुआ। अब 54 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, बात ये हुई भाई। यहाँ पर बात करें 54 की, तो आप जैसे गणित में भी कहीं भी सवाल करते हैं, जोड़ करते हैं या माइनस करते हैं, तो आप हमेशा दाईं ओर से उसको सवाल को आप करेंगे। तो उसी प्रकार संस्कृत में करना है। तो पहले आपको दिखाई क्या दे रहा है? 4, तो 4 की संस्कृत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहले 4। और आप एक चीज ध्यान रखना, 1 से लेके और 9 तक की गिनतियां होती हैं, उनमें 3 और 4 के पीछे क्या आएगा? विसर्ग, बाकी में विसर्ग नहीं आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। या फिर विसर्ग के स्थान पर जैसे चतु है तो उसकी जगह रा कर देंगे, या फिर सा होने के कारण सा कर देंगे, या फिर जो सा सा आएगा, जो आपने संधि पढ़ी होंगी व्यंजन संधि वगैरह, उनके हिसाब से सा भी हो जाता है और रा भी हो जाता है विसर्ग संधि के हिसाब से। तो 3 और 4 में ही आपको क्या करना है? विसर्ग, बाकी में कहीं भी विसर्ग नहीं लगाना है। तो 4 की बात करें तो यहाँ पर चतुर, और रे होता है आधा, रे होता है आधा, चतुर और 50 प्लस 50, इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा? चतुर 50। अब सा में छोड़ कौन सा सा आएगा, वो सीटी वाला कि ये इसमें रे आएगा, पावर की वजह से रे ऊपर चढ़ जाएगा पा पर, हाँ। और बीच में ने आएगा, वैसे चे वाला जो ने आता है 50, और सा आता है सलगम वाला। देखो 1 मिनट में लिख देता हूं इसको। जैसे इसको लिखेंगे मिला के तो ये बनेगा चतुर 50, ये बनेगा। तो क्या बनेगा? चतुर 50। पहले आपको वो जो अधिक वाली गिनती है वो पहले लिखनी है, उसके बाद में कितने से अधिक है फिर वो लिखनी है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है इसको। अब 71, ठीक है भाई, ये 7 का है और ये 1। बिल्कुल, हाँ भाई। तो इसकी बात करें तो 1 की लिखेंगे एकाधिक, एक अधिक है भाई, एकाधिक सप्तति, यानी किससे अधिक है? सप्तति, यानी कि 70 से। ऐसे ही 80 को अशीति, ये स्त्रीलिंग में बदल जाती हैं, 69 के बाद में उसमें बदल जाती हैं स्त्रीलिंग में, ये भी आपको ध्यान रखना जैसे है। हाँ, इसमें 84 होता है, तो कैसे लिखते भाई? 84 को चत्वार अशीति,
चत्वार अशीति, ध्यान रखना भाई। और जैसे रे पूरा हो जाएगा उसमें, चत्वार अशीति ऐसे लिख देंगे, चत्वार अशीति। और 88 को 88 को अष्ट अशीति, अष्ट अशीति। तो 88 को ऐसे लिख देंगे, है ना, 88 को ऐसे लिखा जाए तो। और 90 को लिखते हैं नवति। सप्तति से जो 70 है वहां से बदल जाता है सारा कुछ, सप्तति, अशीति और नवति, और 100 को बोलते हैं शत। ठीक भाई, तो आपको आशा है थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माण कुरुते। इसका मतलब दिए गए जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हुए आपको छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना है। ठीक है, तो 2 वाक्य हैं आपको बनाने, दोनों एक एक नंबर के होने के कारण। अब जैसे वृक्षस्य, तो इसका प्रयोग किसी वाक्य में, देखो जैसे कोई भी शब्द हो उसका प्रयोग करते हैं तो पहले आप अपने दिमाग में हिंदी में कोई वाक्य बनाइए। कैसे बनाइए? हिंदी में। अब जैसे मैंने बना लिया, वृक्ष के समीप एक तालाब है। क्या है वृक्ष के समीप? वृक्ष के पास में क्या है? एक तालाब है। तो वृक्षस्य, तो वृक्षस्य का मतलब होता है वृक्ष के, तो वृक्षस्य तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं वृक्ष का प्रयोग करूंगा। तो वृक्षस्य यानी वृक्ष के, समीप माने समीप में, समीप में हम विभक्ति लगाएंगे मैं वाली, तो सप्तमी में लगेगी, यानी वृक्ष के समीपे, वृक्ष के समीप में। एक है तड़ाग है आसीत है, यानी कि एक तालाब था, यानी आसीत का मतलब यानी भूतकाल, कोई से काल में ले जाओ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि तड़ाग है, यानी यहाँ पर क्या ले लिया? पुरलिंग का, तो पुरलिंग का ही हमने एक ले लिया, तो क्या होगा? वृक्ष के समीप में क्या है? एक तालाब है। तो ये आप पहले हिंदी में बनाएंगे तभी ये आप बना सकते हो। जैसे नमे, नमे के योग में आपको पता है कारक पढ़े हो तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। जैसे हमने भगवान के लिए हरे नमः, हरि के रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा? हरये, तो हरये नमः, हरये, ई की मात्रा नहीं है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें बनेगा हरये, सीधे ही बनता है हरये। हरि के रूप चलाएंगे तो हरये, एक ही मात्रा, हरये नमः। गुरुवे, गुरु के रूप चलाएंगे तो गुरुवे नमः, गुरुवे है नमः। तो आपको पता ही है नमा का यूज हमेशा चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में किसी के भी रूप चला दो और नमे लगा दो, यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नमे के योग में ही होता है। अब देखिए अब तक क्या होता, ट्रेंड क्या था कि जो किसी पाठ की आपको सार लिखना होता था, कथा सार लिखना होता था, वो 5 या 6 नंबर का, और उससे 2 साल पहले तक तो 8 नंबर का आता था। लेकिन अब का जो ब्लूप्रिंट दिया गया है, मैं ब्लूप्रिंट की बात कर रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेपर सेटर है उसका पालन भी कभी कभी नहीं करता है। 99% तो ब्लूप्रिंट का पालन होता है। अगर ब्लूप्रिंट का पालन होता है तो कथासार आपको 2 नंबर का, अर्थात आपको अब लंबी चौड़ी भाषा नहीं लिखनी है, क्योंकि आपको बुकलेट में आंसर लिखना है, तो लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करते बहुत ही संक्षिप्त में आपको कथा का सार। देखिए सार का मतलब आपको निचोड़ निचोड़ फालतू की चीजें हटा देनी है, मुख्य मुख्य बातें लिख देनी है। अब आपके कोर्स में 2 पाठ दिए गए, कंटकेनेस कंटकम और डिजी भारत, इन दोनों में से किसी एक का पाठ सारा आप लिखेंगे अथवा में, या फिर आप 2 वाक्य बना देंगे। दोनों वाक्य बनाना बहुत सरल है। अगर किसी कारण से वाक्य आप नहीं बना पाते हैं तो आप पाठ का सार लिख देते हैं, पर हाँ पाठ का सार याद करके जरूर जाना है। कभी कभी ब्लूप्रिंट से बाहर, अर्थात अथवा अगर वो वाक्यों का प्रयोग ना दे और आपसे केवल यही पूछ ले भाई, तो हाँ अथवा में ना दे और इसमें अथवा दे दे, कंटकेनेस कंटकम और डिजी भारत स्लैश लगा के इसमें अथवा कर दे, तब फिर आप क्या करोगे? आपको सार तो लिखना ही पड़ेगा। वैसे आपने संस्कृत पढ़ी है, सार दोनों के याद होंगे। शॉर्ट में संजू भाई बताई दें आप। देखो जो मैंने अभी आपके लिए जो कहानी बताई थी यानी श्रृंगार वाली और उसकी, तो उसमें क्या था, यानी कंटकेन और कंटक जो कहानी, यानी कांटे से किसको निकाला जाता है? कांटे को निकाला जाता है, यानी कांटे का यूज कांटे के लिए ही किया जाता है। यानी लोमड़ी वाली और वो शिकारी वाली कहानी बताई थी, वही यहाँ पर दे दिया है। और इसमें आपके लिए पहले इसका पता होना चाहिए कहाँ से ली गई है। तो ये पंचतंत्र यानी विष्णु शर्मा जो लेखक है इसके पंचतंत्र से ये ली गई है। पहली लाइन तो यही होनी चाहिए कहाँ से ली गई है, तो ये पंचतंत्र से ली गई है। और बाकी आपके लिए मैंने कहानी आपके लिए बताई थी, तो इसमें क्या था कि जो एक शिकारी होता है वहां पर जाल बिछा के रखता है, शेर उसमें अचानक से फंस जाता है। फिर फंसने के बाद वो उससे प्रार्थना करता है शिकारी से, तो शिकारी उसको छोड़ देता है, पानी भी पिला कर लाता है उसको। पानी पिलाने के बाद वो बोलता है मुझे भूख लग रही है, मैं तुझको खाऊंगा। तो वो बोलता है कि मैंने तुझको छुड़ाया है और तू मुझको खाएगा। तो वो बोलता है कि अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य आज के टाइम में सारा कुछ करता है, तो मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी ये करूंगा। तो वो बोलता है कि मुझे एक बार पूछ तो लेने दे किसी से कि वास्तव में सभी स्वार्थी हो गए। तो उसके लिए एक मौका देता है पूछने के लिए, तो वो पेड़ से पूछता है। तो पेड़ बोलता है कि हाँ भाई
मेरे पास छाया लेते हैं सभी मनुष्य और मुझे ही क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ऐसे ही नदी से पूछता है कि हाँ मुझसे मेरे से पानी पीते हैं सभी लोग, और उसमें क्या करते हैं कि गंदी चीजों को छोड़ जाते हैं और मुझको प्रदूषित कर देते हैं। तो इस बात को लोमड़ी सुन रही होती है, तो लोमड़ी उसकी मदद करती है। जब वो कांटा था, कौन, एक शेर, तो उस कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, उस कांटे में दोबारा फंसाने के लिए उस लोमड़ी ने चालाकी चली और उसको दोबारा से उस जाल में फंसा देती है। ये इसका कहानी का क्या है, मुख्य मुख्य बात है। इस तरह आप डेजी भारत की कहानी को भाई पढ़ के चलिए जाना, क्योंकि वीडियो की लंबाई ऑलरेडी 40 मिनट से ज्यादा हो चुकी है और अभी तो हम प्रश्न संख्या 15 पर आए तो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम प्रश्न संख्या 16 पर आपको ले चलते हैं भाई। अब प्रश्न निर्माण कुरुते है, तो 3 नंबर का प्रश्न आएगा आपको भाई। इस साल, पिछली साल तक 5 नंबर के आते थे, तो ये थोड़ा बहुत परिवर्तन है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ परिवर्तन है। तो आपसे मैं कह सकता हूं 3 गुणा 1 अर्थात 3 अंक का आएगा। अब देखिए प्रश्न निर्माण करते समय, ठीक है, आपको तो 2-3 चीज ध्यान रखनी है कि अंडरलाइन किस अर्थात किस शब्द को रेखांकित किया गया है, और क्या ध्यान रखने वाली बात है संजू बताएगा भाई। देखो सबसे सरल जो क्वेश्चन है वो शायद प्रश्न निर्माण के ही है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। जो विभक्ति जैसे अंडरलाइन हो रखा है, जैसे कोई शब्द है जो विभक्ति उसमें लग रही है वही विभक्ति आप कई वाले रूपों में लगा दें। और कई के रूप ऐसा नहीं है कि अलग चलते हो, राम की तरह ही चलते हैं, और सह की जैसे तत् के रूप चलते हैं उसी की तरह ही ये चलते हैं। जैसे तत् के रूप चलाएंगे पुल्लिंग में सह वाले तो वो चल जाएंगे, स्त्रीलिंग में सा वाले चलाएंगे तो वो चल जाएंगे, और नपुंसक में चलाएंगे तो वो तत् वाले चल जाएंगे। तो कई के रूप जैसे समुद्रम, ता समुद्रम आसाध्य अपेय भवंती, ये सूक्ति ली गई है, आपको पता ही है, सुभाषतानी में से। यानी कि जो समुद्र में जो नदी मिल जाती है पीने पहले में मीठी होती है, बाद में वो भी कैसी हो जाती हैं, अपेय अर्थात खारी हो जाती है, पीने योग्य नहीं रहती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर समुद्रम, समुद्रम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। तो समुद्रम में द्वितीय है तो कई के रूप चलाएंगे। तो समुद्र एक पुल्लिंग होता है, तो क्या होगा इसका, तो काम तो स्त्रीलिंग में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा, कम। तो समुद्रम की जगह क्या लिख देंगे भाई, कम लिख देंगे। ता कम तो देखिए प्रश्न कैसे हो जाए, हाँ तो प्रश्न ऐसे बन जाएगा, ता कम आसाध्य अपेया भवंती। ठीक है भाई, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए दूसरा सुनिए भाई, देखो सा मुखेन किमपि नोक्तवती, यानी कि सा यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये चीज देखें अंडरलाइन क्या हो रहा है, सा आपको स्त्रीलिंग का दिखाई दे रहा है, आपने शुरुआत में कहीं सा की वजह से आप इसको स्त्रीलिंग में ले जाएं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मुखीन। मुखीन तो क्या होता है, रामीण, यानी कि पुल्लिंग की तरह, तृतीय विभक्ति है भाई। अगर स्त्रीलिंग होता तो लताया, लताया यानी स्त्रीलिंग की तरह चलते, यानी यहाँ पर मुखेन तृतीय विभक्ति एक वचन, तो ऐसे इसका हो जाएगा कीन। ठीक है भाई, मुखेन के कारण कम नहीं आएगा, क्या आएगा, कीन आएगा। तो सा कीन किमपि नोक्तवती। ठीक है भाई, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर आपको विभक्ति दिखाई नहीं देगी। अब इसके लिए एक अलग ट्रिक्स है। देखो भारते अष्टविंशति राज्य संति, यानी कि आपको पता है कि हमारे भारत राज्य में कितने, सॉरी भारत देश में 28 राज्य है ना। तो यहाँ पर कोई संख्यावाची शब्द आए, क्या है, कोई संख्यावाची शब्द आए, उसमें विभक्ति वगैरह आपको नहीं देखनी है, डायरेक्ट ही आपको कति का प्रयोग करना है। कति का मतलब होता है कितना, तो कोई भी संख्यावाची हो कितने से ही पूछी जाती है वो। और कोई स्थानवाचक आए तो उसकी जगह कुत्र अत्र, स्थानवाची के लिए कुत्र अत्र और यत्र, इन 3 चीजों का प्रयोग करना है प्रश्न बनाने के लिए। और ज्यादातर संख्यावाची में हमेशा ही कति आएगा, ये चीज आपको नोट रखनी है। ठीक भाई, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। आपके लिए 2 श्लोक आपको याद करने। भाई देखिए ऐसा मत करना आप 2 श्लोक ही याद करके जाएं। अब तक ये 2 श्लोक 2-2 नंबर के आते थे, या मैक्सिमम मतलब 2 नंबर के ही आते थे, दोनों 1-1 नंबर के। लेकिन इस साल से आपको 1 श्लोक 2.5 नंबर दिलाएगा। आप कम से कम 3 से 4 श्लोक भाई याद करके जाएं। ऐसा ना हो कहीं आप 2 श्लोक याद करके जाएं और वो प्रश्न पत्र में आ जाएं अर्थ करने के लिए, फिर क्या लिखोगे, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ होता है अपनी पाठ्य पुस्तक के ऐसे 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हो। तो भाई कम से कम 4 तो याद कर लीजिए। ठीक है भाई, तो अब मैंने आपके लिए ये 2 लिख दिए भाई, इन दोनों को आप रट लेना भाई। अब मैं इसको कैसे रटाऊं, ये तो आपकी वो है। और इस उम्र में, जो आपकी उम्र है ना टीनेज, इसमें तो असंख्य शब्द याद करने की क्षमता होती है। आप चाहें तो कितने ही शब्द याद कर सकते हैं,
हो आप में डेडिकेशन अर्थात समर्पण। ठीक है, और वैसे समर्पण और की आप में साल से पढ़ेंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट ठीक है। है। कोई तो भी देखिए दो एक तो पार्ट ये है। गुणा गुण एक इसको याद कर लेना। एक ये लोभदस से, ये दोनों वैसे बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इनमें ये से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इसमें। ध्यान रखना, ये दोनों श्लोक इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं, हो सकता है आपको ये भावार्थ करने के लिए आ जाएं। ध्यान रखना भाई, भावार्थ के लिए आगे तब भी ये 5 नंबर दिलाएंगे, और लिखे तब भी 5 नंबर। ठीक है, श्लोकों उस का हाथी मैटर के 10 नंबर का है सीधे ही। ठीक हाथी की तरह मरा भी लाख का और जिंदा भी लाख का। ठीक है, तो इन दोनों श्लोकों को जरूर याद कर लेना भाई, और इनके अर्थ सहित। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 18 पर। तो जैसा मैंने कहा था भाई, प्रश्न संख्या 17 और 18 लगातार आएंगे। एक में आपको श्लोक लिखने, एक में लिखे लिखाएंगे, लेकिन उनका भावार्थ आपको लिखना है। तो 18वें प्रश्न में श्लोक से हिंदी भाषा एवं भावार्थ लिख। भाग्य की बात यह कि आपको ऑप्शन होगा कि आप संस्कृत की बजाय हिंदी में इनका भाव लिख दें। तो अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपस। हाँ, तो आप ही अर्थ बता दीजिए भाई संजू भाई। देखो, ये श्लोक होते हैं, एक तो आपको लिखने के लिए आएंगे, आप कैसे भी उनको बदल के लिख सकते हो जो उसमें प्रश्न पत्र में ना हो। जैसे आपके लिए प्रश्न पत्र में दे रखे हैं तो उनके लिए आप हिंदी अनुवाद आपके लिए ऑप्शन में आएगा। ठीक है, तो जैसे एक श्लोक है, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो उपसेवन है चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो अभिवादनशील व्यक्ति नित्यम माने हमेशा, वृद्धोपसेवन माने वृद्धों की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। जो अभिवादनशील व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं। तस्य माने उनके, चत्वारि माने 4, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। क्या क्या बढ़ते हैं, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश अर्थात कीर्ति बढ़ती है, और बल तो हाथ बल भी बढ़ता है, वैसे भी बल बढ़ता है। तो चारों चीज यानी कि तो वृद्धों की सेवा करनी चाहिए आपको। तो शिक्षा मिली ना, तो आप आशा है। अब लिखने की क्या जरूरत है, मैं इसमें लिखूं तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आपने सुन लिया और याद भी कर लिया साथ में। अब बात करते हैं भाई, इसमें अथवा तो आना ही है, 5 नंबर का है। दूसरा श्लोक दे रखा है, यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे निर्णाम। जैसे यम माने जो, माता पितरौ माने माता पिता, क्लेशम माने कष्ट को, सहते माने सहते, संभवे माने उत्पन्न करने में या पैदा करने में, निर्णाम माने मनुष्यों को। इसका मतलब क्या है, माता पिता जो संतान को पैदा करने में और उसको पालने पोसने में जितना कष्ट सहते हैं, उसकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। और उनका ऋण चुकाना इस जन्म में तो क्या 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। यही कुछ भाव इस श्लोक के हैं। हाँ, ना तस्य निष्कृति, यानी कि न तस्य का मतलब उसका निस्तारण नहीं, यानी कि उसका निस्तारण नहीं, शक्य कर्तुम यानी नहीं कर सकते, वर्ष सैतैरपि यानी 100 वर्षों में उसका क्या नहीं कर सकते, निस्तारण नहीं कर सकते। अर्थात माता पिता जो संतान को पैदा करते समय कष्ट सहन करते हैं, उनका ऋण निस्तारण या ऋण होना 100 वर्ष में भी संभव नहीं है। ये सब इस श्लोक का भाव है। 100 वर्ष का मतलब यहाँ पर पूरे जीवन काल से लिया गया, यानी पूरे जीवन में भी उनके ऋण को नहीं चुका सकते। अब देखिए प्रश्न संख्या 19, रिक्त स्थानानि पूरयित्वा प्रार्थना पत्रम लिखित। तो देखिए आपको जो प्रार्थना पत्र आएगा बहुत आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 5 से लेकर 7 रिक्त स्थान रहेंगे, और आपको उन रिक्त स्थानों में जो दिए गए शब्द हैं उनसे भरना है। तो इसका मतलब आपको ध्यान से पढ़ना है, और उसमें देखिए कि कौन सा उचित शब्द उस रिक्त स्थान में आएगा। वैसे आपको फॉर्मेट पता ही है कि प्रार्थना पत्र का और पत्र का कैसे होता है। तो 5 अंक निर्धारित है इसके लिए। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। सेवायाम, पहले देखिए इसको पढ़ने से पहले सही बात क्या रहेगी कि आप जो शब्द दिए गए ना उनको पढ़ लीजिए। देखिए सहसा, सहसा माने अचानक। ठीक है, विगत रात्रि थे, पिछली रात्रि से, आगुंतुम, ठीक है, आना, माध्यमिक विद्यालय का स्तर है भाई, कारणेन, कारण से, तृतीय विभक्ति है, अवकाशम जानते ही हैं, माम मेरी, और सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है जो एप्लीकेशन लिख रहा है। सीधी सी बात है, सुरेश तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा इसमें। तो देखिए सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय आदर्श उच्च, तो यहां सीधी सी बात है क्या आएगा, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय है। तो देखिए ये तो नंबर 1 पे आ गया। ठीक, तो ये तो समाप्त हुआ। अब देखिए महोदया, विनम्र निवेदनम अस्ति यत, ठीक है। अब यहां तक मतलब विनम्र निवेदन है, आप ऐसे लिखते हैं कि मैं विगत रात्रि से या कल रात्रि से ज्वर से पीड़ित हूं,
अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, इस कारण से मुझे 2 दिन की छुट्टी या 3 दिन की छुट्टी स्वीकृत करने की कृपा करें। ठीक है, यही तो रहता है ना आपका फॉर्मेट हिंदी में। तो आप देखिए यत, अब इसमें देखिए क्या आवेगा भाई, यत में आएगा अब विगत रात्रि। अब देखिए कि मैं विगत रात्रि से, एम किससे, ज्वरेण, ज्वर पीड़ित अस्मि। तो देखिए मैं पीड़ित हूं सहसा, अचानक। ठीक है, मैं अचानक विगत रात्रि से ज्वर से पीड़ित हो गया हूं। अतः विद्यालयम आगुंतुम, यहां आगुंतुम आ जाएगा भाई, आने में असमर्थ अस्मि हूं। एतेन कारणेन, ठीक है भाई, तो कारणेन यहां आ जाएगा के लिए या ये एतेन वाली विभक्ति जो तृतीया उसमें, उसी के कारण इसमें भी तृतीया। ठीक है भाई, इस कारण से कृपया दिवस सत्रयस्य अवकाशम, यहां अवकाश आ जाएगा भाई, अवकाश को स्वीकार करें। ठीक है, अवकाशम स्वीकृत, फिर मुझे अनुग्रहित करें, तो माम अनुग्रहणन्तु भवन्तः। फिर यहां दिनांक लिख देंगे, जैसे आपका 17 मई 2022, और भवदीय शिष्य, यहाँ शिष्य का नाम लिख देंगे, और शिष्य के लिए यहाँ क्या है, सुरेश लिखा हुआ है भाई। नाम दे रखा हो तो वो लिखना है, और नहीं दे रखा हो तो अपना किसी का भी नाम डालो। ठीक भाई, तो इस तरह से अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो देखिए, अगर कोई इस रिक्त स्थान में आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो जो आपके समझ में आ रहे हैं उनको आप भर लीजिए, फिर जो शेष रह जाएं अगले राउंड में उनको भर दीजिए। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इसको भरूं या इसको भरूं, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये देखिए कि कौन सा नहीं आ सकता। ठीक है, तो दोनों विधियों से आप देख सकते हैं। देखिए इसमें आपको अथवा में या तो निबंध आएगा भाई, या क्या होगा, मतलब पत्र लेखन आ सकता है। अब पत्र लेखन देखिए, यहां उदाहरण के लिए अपने मित्र को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने वाला मैंने पत्र लिख दिया है, कैसा भी आ सकता है, लिखा हुआ आएगा, आपको केवल रिक्त स्थानों में कुछ शब्द भरने हैं बस। तो देखिए मित्रम प्रति नव वर्ष से शुभकामना। अब यहां आपको पता है दाहिनी तरफ हम पता लिखते हैं, जहां से पत्र को लिखा जाता है उसके तुरंत नीचे दिनांक को लिखा जाता है, दिनांक को मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए प्रिय मित्र अर्णव, अर्णव मित्र का नाम है। अब देखिए नमस्ते, अब कौन कौन से शब्द हैं उनको जान लेते हैं, कौन कौन से शब्दों को हम रिक्त स्थान में भरने वाले हैं। नव वर्ष से, नव वर्ष की, अनुजिम्ब छोटों को, नव वर्षम जानते ही हैं, अभिन्न मित्रम, तो अभिन्न मित्रम तो लास्ट में आएगा, तो लास्ट में इसको तो मैं भर ही देता हूं, चलिए यहां भर देते हैं, तो अभिन्न मित्रम, तो ये तो गया भाई काम से। ठीक है, इसकी तरफ अब देखना ही नहीं है। कुशलम, कुशल से, ये प्रारंभ में आती है भाई, मैं यहाँ कुशल हूं, आप भी कुशल होंगे, ऐसे ही तो लिख दें, भगवान की कृपा से मैं यहाँ सकुशल हूं, और ऐसा ही आपके यहाँ हो, तो ये कुशलम तो कहाँ आएगा पहले, तो चलो देखते हैं। फिर सस्नेहम, अवसरे हार्दिक शुभाशंसा। ठीक है भाई, अब देखिए नमस्ते, अब नमस्ते का मतलब नमस्कार मित्र को स्नेह पूर्वक की जाती है, तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या आएगा, सस्नेह। तो देखिए सस्नेह यहां आ जाएगा भाई, स्नेह, स्नेह के साथ नमस्ते। ठीक भाई, अब देखते हैं अत्र सर्वविधम, हम यहां मतलब अत्र माने यहां सर्वविधि से कैसे हैं, कुशलम है, यहां कुशलम आएगा भाई। ठीक है, तत्रापि अस्तु, और वहां भी ऐसा हो। ठीक है, तत्र धन अपि, वहां भी। ठीक है, अब देखिए अग्रिम सप्ताहे, अगले सप्ताह से शुभारंभ भविष्यति, शुभारंभ होगा किसका, नव वर्षम, तो देखिए नव वर्ष से, नव वर्ष का, तो नव वर्ष से का शुभारंभ होगा भाई। एतस्मिन, और तुभ्यम शुभकामना प्रेषयामि, तो देखिए अब इसमें क्या आएगा भाई, एतस्मिन, इसमें हाँ, इस अवसर पर। ठीक है भाई,
इस अवसर पर तुम्हें शुभकामना देता हूं। ठीक है, गृह सर्वे में मम नव वर्षस्य हार्दिक शुभाशंसा। ठीक है, यहाँ हाँ हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं भाई सभी घर वाले। हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, ददातु और फिर मंगलम भवतु, क्या होगा, नववर्षम। ठीक है, मंगलम, नववर्ष मंगल में हो, तो यहां क्या आएगा, नववर्षम। ठीक है, नववर्षम मंगलम। तो देखिए ये हो ही गया भाई। अब अग्रेजिम सादर प्रणाम, जो बड़े हैं उनको सादर प्रणाम। तो ठीक है भाई, अनुजेम जो छोटे हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको अनुज बोलते हैं। अनुज, अनु माने पीछे, जा माने उत्पन्न होने वाला, तो अनुजेम स्नेह राशि, प्यार भरा। ठीक है, अनुजेम या ठीक है, हाँ इसको ऐसे लिख देता हूं, चलिए अनुजेव्य। अब ये लिख दिया और यहाँ नाम लिखा हुआ है, तो थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, ढंग से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए 20वां प्रश्न देखिए, यहाँ निबंध का रख दिया है मैंने, अदला बदली भी हो सकती है, एप्लीकेशन के साथ निबंध भी आ सकता है। ठीक है, इसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहें। फिर भी जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से दिया गया है वो ये फॉर्मेट है भाई। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 20 में, निर्देशानुसार पदानी स्वीकृत विद्यालय। ठीक है, मम विद्यालय पे निबंध है जो आप कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं। अब यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, अस्माकम छात्र छात्रस्य अध्यापका अष्टम कक्षा द्विशतम। ठीक है, छात्रों, तो इनका प्रयोग हम अपने वाक्य निर्माण में कर सकते हैं। मैंने निबंध लिखकर ये तैयार रखा है भाई, तो आप इनका प्रयोग देख सकते हैं। जैसे अस्माकम का प्रयोग यहाँ पहले कर दिया है, अस्माकम विद्यालय जयपुर नगर से मध्य रमणीय स्थान स्थित है, कि हमारा जो विद्यालय है वो जयपुर नगर के मध्य में रमणीय स्थान पर स्थित है, एक सुंदर स्थान पर स्थित है। हाँ भाई, अयम उच्च माध्यमिक विद्यालय अस्ति, ये जो विद्यालय वो कैसा है, उच्च माध्यमिक स्तर का है। एम अस्मिन विद्यालय अष्टमी कक्षायां पठामी, मैं इस विद्यालय की कक्षा 8 का विद्यार्थी हूं या पढ़ता हूं। ठीक है भाई, कक्षा 8 में पढ़ता हूं। अस्मिन विद्यालय, इस विद्यालय में सैव पठंती, तो यहाँ रिक्त स्थान है ना साथ में, तो इसमें क्या आएगा भाई, अस्मिन विद्यालय 200 छात्र, 200 छात्र। ठीक है, तो इसका मतलब इस विद्यालय में लगभग 207 जो छात्र हैं वो सैव पठंती साथ में पढ़ते हैं। अस्माकम विद्यालय, हमारे विद्यालय में पंचदश संति, तो ठीक है 15 अध्यापक हैं भाई। अध्यापका संति, अत्र छात्रा पठंती, तो अत्र क्या आएगा भाई, अत्र छात्रा, छात्रा छात्र है ना, तो छात्र लिख दूं इसमें भाई, अत्र छात्रा पठंती, छात्र छात्रा पठंती, अध्यापक यहाँ 200 छात्र, हाँ छात्र छात्रा पठंती, बिल्कुल ठीक है, छात्र छात्रा। तो यहाँ लिखना चाहिए था ना, पठंती। अस्य विद्यालय से द्वय भूमिकम विस्तृतम भव्य सुसज्जितम च अस्ति, इसका मतलब ये विद्यालय 2 भागों में क्या विभक्त है, यानी कि 2 भवनों में क्या है इसका विवरण है, यानी कि एक साइड में पुस्तकालय और एक साइड में पढ़ने के लिए। अयम विद्यालय पठन पाठन दृष्टिवा सुव्यवस्थित हाँ, यह जो विद्यालय है पढ़ने और पढ़ाने की दृष्टि से दोनों से ही क्या है, व्यवस्थित और यानी कि अनुशासन में है। अत्रत्या छात्रा योग्यतमा संति, यहाँ के जो छात्र हैं वो सब कैसे हैं, योग्यतम हैं और मतलब अच्छे स्तर के हैं। अयम आदर्श विद्यालय अस्ति, ये कैसा है, आदर्श विद्यालय। आप ऐसे ही कुछ शब्दों का निर्माण कुछ वाक्यों का निर्माण करके आ सकते हैं। कम से कम 5 वाक्य आपको लिखने, क्योंकि 5 नंबर का है। आप ज्यादा लिख दें तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको निर्धारित स्थान उसमें दिया गया होगा कि कितने शब्दों में लिखना है, क्योंकि आपको अलग से उत्तर पुस्तिका तो मिल नहीं रही है, उसी बुकलेट में आपको इसका आंसर लिखना है। अथवा आपको क्या आ सकता है भाई, कोई चित्र दिया गया होगा और इस चित्र में आपको देखकर
पहले तो ये देखना है ये किससे संबंधित है और उसके ऊपर कम से कम 5 वाक्य आपको लिखने हैं भाई। और देखिए आप चित्र ध्यान से देखिए, चित्र में देखेंगे तो देखिए जैसे ये व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के गाल पर रंग लगा रहा है, हालांकि ये रंगीन नहीं है फिर भी ऐसा लग रहा है ना आपको रंग लगा रहा हो। यहाँ देखिए ये ढोलक जैसे वाद्य यंत्र को बजा रहा है, ये दोनों लड़कियां भी एक दूसरे के गालों पर रंग लगा रही हैं। यहाँ भी देखिए ये पिचकारी हाथ में है, रंग उड़ेल रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए ये सब रंगों की वर्षा कर रहे हैं और ये शायद किसी पात्र में रंग भरा हुआ है। तो सीधी सी बात है होली का महोत्सव है ये। तो होली के ऊपर आप कोई बढ़िया से 5 वाक्य लिख सकते हैं और कौन कौन से शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं वो दिया गया है। बाला मतलब लड़कियां, वयस्का युवा पुरुष या महिलाएं ना, राग रंगाणाम, ठीक है, उत्सव जानते ही हैं, होली, प्रसन्ना, लिम्पंती लेप करना ना, रंगान रंजित जल रंगीन जल अर्थात आपको जानते ही हैं, हाँ, प्रक्षेपंती प्रक्षेप करना डालना, अन्योन्यस्य ऊपर माने ऊपर, पात्रे हास प्रयास मजाक कर रहे हैं, मुखे आनंदम अनुभवंती। तो ऐसे कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करके आप इसको मतलब कर सकते हैं। अब वाक्य रचना स्वयं के विवेक पर आधारित है कि आप कैसे बनाते हैं भाई। तो देखिए पहला जो सेंटेंस हो सकता है क्या बना सकते हैं कि होली राग और रंग का उत्सव है। तो भाई समझू इसका संस्कृत अनुवाद कैसे करेंगे। होली राग रंगाणाम उत्सव अस्ति, यानी कि राग और रंग का क्या होता है, उत्सव होता है। ठीक है भाई, राग देखिए राग रंगाणाम ये यहाँ लिखा हुआ है, उत्सव भी लिखा हुआ ठीक है। होली राग रंगाणाम उत्सव अस्ति, यानी होली है वो क्या है, राग और रंगों का उत्सव है। ठीक है, अब और क्या लिख सकते हैं कि भाई चित्र में अब देखिए जो चित्र दिया गया है, मैं थोड़ा सा टोक रहा हूं बीच में, जो ये चित्र दिया गया है इसका वैसे पहले सेंटेंस में ही आना चाहिए। इस चित्र में क्या है, कुछ बालक बालिकाएं और वयस्क, देखिए बालक बालिकाएं भी हैं और वयस्क लोग भी होली खेल रहे हैं और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कोई वाक्य बनाया कि इस चित्र में बालक बालिका और वयस्क महिलाएं सब प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, ये प्रसन्न है। चित्र है तो चित्र में यानी चित्रे, तो देखिए चित्र में तो इसका मतलब चित्रे, चित्र में, ठीक है, चित्रे बाला वयस्का, देखिए बाला लिखा हुआ है ना इसमें, बाला बालः वयस्कः वयस्क। अब इसमें महिला भी शब्द लिख दें, महिला में विसर्ग लगाने क्योंकि महिला भी बहुवचन में है, ठीक है भाई, महिला, हाँ, च ये सभी और है ना, ध्यान रखना। जैसे हिंदी में तो क्या कॉमा लगाते अंतिम सबसे पहले और लगाते हैं और संस्कृत में च को लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। च प्रसन्ना भवन प्रसन्ना संति, प्रसन्ना संति यानी कि प्रसन्न है, बहुवचन ठीक है होता है संति। तो पहले ऐसा भी लिखना चाहिए कि चित्र में हमें कैसा लग रहा है। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूँ और अच्छा लगे आपको, ठीक है। आप देख रहे हैं सब प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। अब ऐसा भी वाक्य बना दीजिए कि भाई बालक बालिकाएं एक दूसरे पर रंगीन पानी फेंक रहे हैं या रंगों वाला पानी फेंक रहे हैं भाई, बाला बालिका। तो देखिए हाँ, तो देखिए यहाँ से सॉरी अब देखिए बाला बालिका, चलिए रंजते जलम बालहा बालिका, देखो बहुवचन है इसलिए बाला लिखा है भाई, बालिका चे मत बालक और बालिका, चे रंजित, देखिए रंजित ये लिखा हुआ, कोई गलती नहीं हो, रंजित जलम, रंजित जलम, अन्योन्यस्य एक दूसरे पर, देखिए अन्योन्यस्य मतलब एक दूसरे पर, अन्योन्यस्य ऊपरी यानी उनके ऊपर, ऊपरी ऊपर भी यहाँ दिया हुआ है, देखिए ऊपरी एक अव्यय होता है, ऊपरी ऊपर क्या डाल रहे हैं भाई, प्रक्षेपंती, प्रक्षेपंती डाल रहे हैं, प्रक्षेपंती माने प्रक्षेपंती जहाँ ये लिखा हुआ ना, रंजित माने रंग के जल को, रंजित जलम का मतलब होता है रंग का जल, जो रंग घुला हुआ होता है उसमें, अन्योन्यस्य माने एक दूसरे पर और ऊपरी माने ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, प्रक्षेपंती माने डाल रहे हैं, रंगीन जल अर्थात रंग घुला हुआ जल डाल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब एक और जैसे ये इसमें भी लिख देंगे, बहुत से लोग हैं वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे के गालों पर रंग लगा रहे हैं भाई, या गालों की जगह मुख पर रंग पोत रहे हैं। तो कैसे लिखे, जना अन्योन्यस्य यानी एक दूसरे के ऊपर, जो लोग हैं, जना का मतलब लोग हैं, अन्योन्यस्य माने एक दूसरे पर, हाँ भाई, अन्योन्यस्य मुखे यानी मुख में, मुख पर, हाँ मुख पर या मुख में, हाँ
रंगान लिम्पंती। रंगान वैसे लिख दूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिम्पत्ती, लिम्पत्ती हमें लिखा भी हुआ है, कहाँ है लिम्पत्ती? हाँ ये रहा भाई, ठीक है। लिम्पंती यानी एक दूसरे पर लेप रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम कर चुके हैं। अब 5 सेंटेंस हमें चूंकि बनाने, एक सेंटेंस ऐसे है कि भाई लोग या वे लोग परस्पर हास प्रयास में व्यस्त हैं, क्योंकि हास प्रयास का प्रयोग भी हमें करना है। ये हास प्रयास यहाँ भी लिखा हुआ है। चलिए मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा बदलने का प्रयास करता हूँ। जैसे हास प्रयास का प्रयोग अभी नहीं हुआ है भाई, हास प्रयास कर रहे हैं और आनंद का अनुभव भी कर रहे हैं, आनंदम अनुभवंती, आनंद का भी अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा सेंटेंस और बना दो कोई कि वे परस्पर हास प्रयास कर रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो देखिए वे का मतलब ते, सहतौ ते, सहतौ ते यानी पुल्लिंग के लिए है, ते यानी परस्परम, एक दूसरे के, परस्परम, ठीक है, परस्परम, ठीक है, परस्परम, हास परिहासम, हास परिहासम, देखिए यहीं में हास परिहास, परिहासम कुर्वन्ति, हास परिहासम कुर्वन्ति। अगर अगला वाक्य लिखना चाहते हो तो इसमें जोड़कर लिख सकते हो, वैसे वाक्य पूरा होगा। हाँ, कुर्वन्ति, आनंदम च अनुभवती, क्योंकि आनंदम इसमें, हाँ आनंदम अनुभवती यानी आनंद का भी क्या कर रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं, अनुभवती यानी आनंद का भी अनुभव कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो इस तरह से आप देखिए, कोई आवश्यक नहीं है कि हमने ये जो सेंटेंस बनाए आप भी इनका ही अनुसरण करें, ठीक है। आपके मन में उस समय जैसा सेंटेंस आए, आप दिए गए शब्दों का प्रयोग करके और चित्र की तरफ देखकर, और हाँ मैं एक बात और बताऊं कि ये भी आवश्यक नहीं है कि आप दिए गए शब्दों का ही अक्षर से पालन करें या इनका ही प्रयोग करें। अपने हिसाब से इनको तोड़ मरोड़ सकते हैं या अन्य शब्दों का प्रयोग करके भी अगर आप लिख देते हैं चित्र से संगत बातें या चित्र में जो कुछ दिया गया है उसका वर्णन कर देते हैं, तो आपके अंक नहीं कटेंगे, आपको पूरे अंक मिलेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अब अंतिम प्रश्न पर पहुंचते हैं भाई। आप यहाँ क्या है, मंजूषायाम लिखिता नाम शब्दा नाम सहायन कथा लिखता, मतलब दिए गए कुछ शब्दों के आधार पर आपको कथा लिखनी है, कहानी लिखनी है, जो अंग्रेजी में पढ़ी है, जो हिंदी में पढ़ी है, ठीक है। अब की बार तो तीनों भाषाओं में कहानियां लिखने के लिए स्टोरी राइटिंग अंग्रेजी में है, स्टोरी राइटिंग हिंदी में है, अब संस्कृत में भी कर दिया है। कौन सी कहानी हो सकती है, चलिए पहचानते हैं। ऊपर माने ऊपर, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़े, ठीक है। जलार्थ जल के लिए, घटम घड़ा, संतोषम संतोष तो जानते हैं तसल्ली होना, स्वल्पम बहुत कम था, पिबती पीना, त्रिशतम प्यासा। इसका मतलब आपने सोचा कहानी कौन सी है, थर्स्टी क्रो, प्यासे कोए वाली बात है, ठीक है। तो इनका प्रयोग करके आप और एक कहानी लिख सकते हैं। देखिए कोई आवश्यक नहीं है कि कहानी थर्स्टी क्रो वाली आए, आपको फॉक्स एंड क्रो वाली आ सकती है। मैं क्योंकि इंग्लिश का व्यक्ति होकर थोड़ी सी, हाँ अब मुझे पता नहीं कि लोमड़ी को क्या बोलते हैं भाई, संस्कृत में क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, लोमड़ से भी बोल देते हैं, हाँ लोमड़ बोल देते हैं, ठीक है। तो कोए वाली आ सकती है, ठीक है। तो कहानियां कोई सी भी आ सकते हैं भाई, आउटलाइन के आधार पर इसका आप निर्माण कर सकते हैं। तो इसको लिखें कि आप याद कर लेना यार, ऐसी 2-3 कहानी आप याद कर लेना, ठीक है। कहानी को तो कोई लिखने की कोई, हाँ वैसे भी आ सकती है, वो कहानी कहीं से भी आ सकती है, आप पर वाक्य बनाना आना चाहिए, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि यही आए। तो अब चूंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो इस वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। हाँ एक बात और करता हूं कि आपको भी 2 वीडियो संस्कृत के और मिलेंगे, हाँ कल तक आपको मिल जाएंगे 100%। और रिवीजन के लिए इतना ही समय काफी है, क्योंकि अगर मैं और थोड़ा सा इस वीडियो को लंबा करता तो फिर ये आज पोस्ट नहीं हो पाता, शाम वैसे ही हो चुकी है। आपको कैसा लगा, क्या और अगले वीडियो में सुधार किए जाएं, है ना। और हमारे संजू बॉस की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी, आपके कमेंट की उम्मीद में, ठीक है। और तब तक आप पढ़ते रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए। हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ।